राजमहल में एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ बैठे होते हैं। राजा बहुत गहरी चिंता में डूबे होते हैं क्योंकि राज्य में एक बड़ी समस्या तेजी से बढ़ रही थी। मंत्री जी, राज्य में कृषि उत्पादन घट गया है और व्यापार में भी भारी मंदी छाई हुई है। हमारे गांव के लोग परेशान हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। महाराज, अगर आप अनुमति दे तो मैं रोज के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों से मिलकर स्थिति का आकलन करूंगा। शायद हम कुछ बदलाव कर सके। तो ठीक है मंत्री जी, आप जाइए और अच्छे से पता लगाइए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और उसके बाद मुझे सब कुछ विस्तार से सूचित कीजिए। मंत्री राजा के आदेश पर राज्य के विभिन्न स्थानों पर यात्रा करने निकल पड़ता है। मंत्री सबसे पहले एक गांव में जाता है जहां एक किसान खेतों में काम कर रहा होता है। फिर मंत्री उस किसान से बोलता है, भाई, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे खेतों की फसल इतनी कमजोर क्यों है? महाराज के राज्य में बहुत समय से बारिश कम हो रही है। इतने मेहनत करने के बावजूद भी हमें अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं। हम किसान तो मेहनत करते हैं, लेकिन आकाश की कृपा चाहिए। हाँ, मैं समझता हूँ भाई। मेहनत के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाव की योजना बनानी होगी। आप ठीक कहते हैं मंत्री जी, लेकिन हमारे पास खेतों के लिए पर्याप्त पानी नहीं है और फसलें भी सूखने लगी हैं। हमें किसी प्रकार की मदद की जरूरत है। मैं समझता हूँ, लेकिन इस समस्या का हल बारिश के इंतजार से नहीं मिलेगा। हमें सिंचाई की व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। हम तो कुछ भी कर सकते हैं मंत्री जी, लेकिन जब प्रकृति साथ ना दे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर भी हम अपनी पूरी ताकत से काम करते रहते हैं। तुम सही तो कह रहे हो। मैं तुम्हारी बात को राजा तक पहुंचाऊंगा। मंत्री किसान से विदा लेकर दूसरे स्थान की तरफ जाने लगता है। और मंत्री एक बड़े से बाजार में पहुंच जाते हैं और देखते हैं तो एक दुकानदार बहुत खुश और व्यस्त दिखाई दे रहा था। फिर मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा, भाई, तुम्हारा व्यापार तो काफी अच्छा चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि राज्य की मंदी का कारण क्या है? महाराज, मंदी का कारण सिर्फ किसानों की हालत नहीं है। बहुत से लोग मेरे जैसे व्यापारियों के पास से महंगी चीजें खरीदते हैं। मैं जितना अधिक कमा सकता हूँ उतना ही अधिक है। तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम ये नहीं समझते कि इस तरह से सिर्फ तुम्हारा ही लाभ होगा और गरीब लोग और भी परेशान हो जाएंगे? यही तो व्यापार का तरीका है महाराज। तुम्हारी इस सोच से राज्य कभी समृद्ध नहीं हो सकता। एक दिन तुम्हें ये जरूर समझ में आ जाएगा। मंत्री दुकानदार को छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। मंत्री चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाता है जहां एक साधु बाबा ध्यान कर रहे होते हैं। मंत्री अपने घोड़े से उतरकर साधु बाबा के पास पहुंचता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। फिर मंत्री, भगवान, राज्य की समस्याओं ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। कृपया कुछ मार्गदर्शन करें। मंत्री जी, समस्याएं हमेशा आती रहती हैं, लेकिन उन्हें हल करने के लिए सही दिशा का होना जरूरी है। अगर लोग ईमानदारी से काम करें तो किसी भी समस्या का समाधान मिल सकता है। लेकिन भगवान, अगर कुछ लोग सिर्फ अपने लाभ के लिए काम करें तो क्या होगा? यही तो सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम केवल खुद के लिए जीते हैं तो समाज और राज्य प्रगति कैसे होगी? व्यापार और खेती में अगर न्याय समझदारी से काम किया जाए तो समृद्धि स्वतः आ जाएगी। मैं आपकी बात समझ गया भगवान, धन्यवाद। फिर मंत्री साधु के आशीर्वाद से प्रेरित होकर राजमहल की तरफ लौट जाता है और कुछ देर बाद मंत्री राजमहल में पहुंच जाते हैं। फिर मंत्री दौरे के दौरान जो कुछ भी समस्याएं देखा वो सभी समस्या राजा को बताते हैं। महाराज, मैंने राज्यों के विभिन्न स्थानों का दौरा किया तो महाराज पता चला कि किसान और व्यापारों की स्थिति काफी जटिल है। किसानों को बारिश की कमी है तो व्यापारियों को अत्यधिक मुनाफा कमाने की लालच है। ये समस्या तो गंभीर है। हमें इसके बारे में कुछ कदम उठाने चाहिए। महाराज,
हमें सिंचाई के उपायों को बढ़ावा देना होगा और व्यापारियों को कोई भी वस्तु उचित मूल्य पर बेचने के लिए प्रेरित करना होगा। तुम सही कह रहे हो मंत्री जी, हम एक नीति तैयार करेंगे जिससे किसान और व्यापारियों दोनों को मदद मिलेगी। मंत्री जी, राज्य में इन समस्याओं का समाधान केवल हमारी योजनाओं पर नहीं बल्कि सभी की ईमानदारी और मेहनत पर निर्भर करेगा। हम जितना ही न्यायपूर्ण से काम करेंगे उतना ही राज्य में शांति और समृद्धि आएगी। हमें व्यापारियों से कहना होगा कि वे कीमतों को ना बढ़ाएं और किसानों से आग्रह करना होगा कि वो अपनी मेहनत को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। अगर सब एकजुट होकर काम करेंगे तो यह राज्य खुशहाली का प्रतीक बन जाएगा। महाराज, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या आपकी ये बात गांव के किसान और व्यापारी मानेंगे? मानेगी महारानी, क्यों नहीं मानेंगी। मंत्री जी, कल ही एक सभा बुलाई जाए जिसमें गांव के सभी किसान और व्यापारियों को बुलाया जाए। जी महाराज, जो आज्ञा। फिर दूसरे दिन राजा के कहने पर राज्य के सभी किसान और कुछ व्यापारी राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। फिर राजा उन सभी लोगों के बीच ये घोषणा करते हैं। मैं आज आप सभी लोगों के बीच ये घोषणा करता हूँ कि राज्य के सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त जल सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही व्यापारियों को अनावश्यक मुनाफाखोरी से बचने के लिए उचित मूल्य पर वस्तुएं बेचनी होंगी। महाराज, आपकी ये नीति हम सब के लिए बहुत लाभकारी होगी। अब हम आपकी कृपा से अधिक उत्पादन कर पाएंगे। हाँ महाराज, हम बहुत समय से पानी के लिए परेशान थे। अब हमें विश्वास है कि हमारी मेहनत को सही दिशा मिलेगी। भाइयों, महाराज ने सही निर्णय लिया है। अब हमें व्यापार में भी ईमानदारी से काम करना होगा ताकि राज्य में हर किसी को लाभ मिले। लाभ आपको अवश्य मिलेगा क्योंकि हमने जो नीतियां बनाई हैं उससे व्यापारियों को और किसानों को दोनों को बराबर में लाभ होगा और आने वाले समय में हम बहुत ही ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे। मैं कृषियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और व्यापारी भी अपना काम ठीक से करें। फिर कुछ महीने बाद राज्य की समृद्धि पहले जैसी लौट आती है और फिर वहाँ के किसान खुशी से झूम उठते हैं। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर नामक गांव में एक गरीब, ईमानदार और मेहनती लड़का अर्जुन रहता था। अर्जुन अपने घर में अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। अर्जुन रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता और उनको बाजार में बेच आता था। हर रोज की तरह अर्जुन, माँ, मैं लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। बेटा, तू हमारे लिए दिन रात मेहनत करता है पर तेरे भाग्य में आराम न जाने कब आएगा। माँ, मैं मेहनत नहीं करूँगा तो हम क्या खाएंगे? और माँ, मुझे ये सब करने में बहुत मजा आता है। बेटा, तू कितने भी मीठी मीठी बातें कर ले, लेकिन तेरी माँ तेरी आंखों से ही तुझे पढ़ लेती है। तो ठीक है माँ, जाऊँ मैं? बेटा तू जा, तुझे रोक भी कौन सकता है, लेकिन अपना ख्याल रखना, जंगल में बहुत से जंगली जानवर रहते हैं। फिर अर्जुन जंगल की तरफ जाने लगता है। वहीं इस गांव में कुछ ही दूरी पर अमरपुर नामक गांव के राजा भीमसेन का एक खुशहाल राज्य हुआ करता था। राजा भीमसेन एक बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु व्यक्ति थे। मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सारे लोग परेशानी और गरीबी से मुक्त हो जाएं। इसीलिए आपसे जितना हो सके आप उनकी सहायता कीजिए। जी महाराज, जो आपकी आज्ञा हो। फिर दूसरे दिन राजा भीमसेन अपने बगीचे में बैठे होते हैं, तभी वहाँ मंत्री पहुँच जाता है। क्या हुआ महाराज? आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ साफ दिखाई दे रही हैं। आप इतने चिंतित क्यों हो? मंत्री जी, अब हम क्या बताएं आपको। हमारी पुत्री जानवी अब बड़ी हो गई है। हम चाहते हैं कि अब हम उनका विवाह कर दें, लेकिन मंत्री जी, हमने बहुत से राज्यों के राजकुमारों का पता लगाया, उनको परखा, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो राजकुमारी के लायक उनको खुश रख सके। हाँ, तो आपकी ये चिंता है महाराज। चिंता तो बहुत गंभीर है महाराज। महाराज, हम इस विषय में कोई और दिन पे बात करते हैं। क्यों मंत्री जी, ऐसा क्या हो गया? महाराज, आपको शायद याद नहीं है, आज हम कहीं जाने वाले थे। अरे हाँ मंत्री जी, हमें अभी याद आया, हम तो आज शिकार पर जाने वाले थे। तो मंत्री जी चलो फिर, वहाँ हमारा थोड़ा मन भी बहल जाएगा।
उसके बाद फिर राजा और मंत्री शिकार के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं। मंत्री जी, ये जंगल तो कितना सुंदर है, लेकिन ध्यान रखें मंत्री जी, यहाँ जंगली डाकू भी हो सकते हैं। जी महाराज, हमें सतर्क रहना पड़ेगा। फिर शिकार करते करते राजा और मंत्री जंगल के बहुत अंदर चले जाते हैं और ना सुनने की आदत नहीं है, अब तुम जीवित नहीं बचोगे। ऐसा कहकर डाकू राजा पर हमला करने ही वाला था कि तभी अर्जुन, जो लकड़ी काटने जंगल में आया था, ये सब देख लेता है। अगर मैंने भी कुछ नहीं किया तो ये निर्दोष राजा मारे जाएंगे, मुझे कुछ करना ही होगा। फिर अर्जुन ने अपनी साहस दिखाया और उन डाकुओं पर हमला कर अपने कुल्हाड़ी से उन सबको मार देता है। वाह वाह युवक, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारा क्या नाम है युवक? तुम कहाँ रहते हो? महाराज, मेरा नाम अर्जुन है। मैं यही जंगल से कुछ ही दूर पर एक छोटे से गांव में रहता हूँ। अर्जुन, तुमने साबित कर दिया कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। मैं चाहता हूँ कि तुम कल मेरे राजमहल में आओ, ठीक है? तो ठीक है अर्जुन, अभी हम चलते हैं, तुम जरूर आना, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। फिर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। राजा और मंत्री भी अपने राजमहल की तरफ जाने लगते हैं। मंत्री जी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अरे महाराज, अभी मरते मरते बचे हैं और आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं। मंत्री जी, बात ही कुछ ऐसी है जो हम अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं। मंत्री जी, हम जिस हीरे को राजमहल में ढूंढ रहे थे, हमको पता नहीं था कि वो हमें जंगलों में मिलेगा। अच्छा, तो महाराज आप वही कह रहे हैं जो मैं समझ रहा हूँ? हाँ मंत्री जी, हमारी पुत्री जाह्नवी के लिए अर्जुन से अच्छा राजकुमार और कोई नहीं हो सकता। फिर राजा और मंत्री बातें करते करते अपने राजमहल में पहुंच जाते हैं। राजमहल पहुंचने के बाद राजा जंगल में अपने साथ हुए सारी बात अपनी पत्नी सुलेखा और पुत्री जाह्नवी को बता देते हैं। फिर दूसरे दिन राजा के बुलाने पर अर्जुन महल आ जाता है। अर्जुन ने देखा कि राजकुमारी महल के बाहर बगीचे में टहल रही है। तभी अर्जुन, अगर मैं आपको सही पहचानता हूँ तो आप इस राज्य की राजकुमारी हैं। हाँ युवक, तुमने सही पहचाना। मैं इस राज्य के राजा भीमसेन की सुपुत्री जाह्नवी हूँ। मेरे पिताजी आज किसी को अपने साथ मिलने के लिए महल में बुलाए हैं। मैं उसी की प्रतीक्षा कर रही हूँ। राजकुमारी, अगर ऐसी बात है तो आपकी प्रतीक्षा पूर्ण हुई, क्योंकि महाराज ने मुझे ही बुलाया था। तो क्या आपका नाम अर्जुन है? जी हाँ राजकुमारी जी, मेरा नाम अर्जुन है। राजकुमारी जाह्नवी ने जब पहली बार अर्जुन से बात की तो उनके बातचीत ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। उसके बाद राजकुमारी जाह्नवी, तुमने डाकुओं से लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाल दी, तो ये दिखाता है कि तुम कितने निडर और साहसी व्यक्ति हो। राजकुमारी जी, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन किसी पर गलत होता है तो मैं चुप नहीं बैठता हूँ। जी राजकुमारी जी, हमें देर हो रही है राजकुमारी, महाराज हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अभी हम चलते हैं। फिर राजकुमारी और अर्जुन दोनों वहाँ से अंदर चले जाते हैं। तभी राजा भीमसेन, अर्जुन, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे इस राज्य को तुम्हारे जैसे निडर और ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पुत्री जाह्नवी से विवाह करके इस राज्य को तुम संभालो। अर्जुन राजा भीमसेन की ये बात सुनकर घबरा सा जाते हैं, लेकिन साथ ही अंदर बहुत प्रसन्न भी होते हैं, क्योंकि ये इतना गरीब होने के बाद कुछ ही पलों में उसे इतना बड़ा राज्य मिल जाता है। तो अर्जुन, तुम्हारा इस बारे में कोई प्रश्न तो नहीं है? महाराज, मैं घर में मेरे बूढ़े माता पिता और मैं रहता हूँ, और उनका इस दुनिया में मेरे सिवा और कोई भी नहीं है। अर्जुन, तो तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे? मैं तुमसे कहने ही वाला था कि तुम कल अपने घर जाकर अपने माता पिता को यहाँ ले आओ, और इसके बाद हम तुम्हारा विवाह धूमधाम से करेंगे। फिर दूसरे ही दिन उन दोनों का विवाह धूमधाम से हो जाता है। और इसी तरह अर्जुन का जीवन संघर्षों से शुरू हुआ था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसको सबसे बड़ा पुरस्कार दिलाया। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है
कि सही रास्ते पर चलने वालों को हमेशा जीत मिलती है।